नमस्कार दोस्तों। हम सुन रहे थे कहानी पतझड़ की आवाज, जिसकी रचनाकार हैं कुर्रतुल एन हैदर। कहानी के पहले भाग में हमने जो इस कहानी की मुख्य किरदार फातिमा की जिंदगी में आए पहले शख्स खुशवक्त सिंह के किरदार को समझा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खुशवक्त अब की मर्तबा दिल्ली से गया तो फिर कभी वापस ना आया, क्योंकि अब मैं फारूक की मिस्ट्रेस बन चुकी थी। फारूक के साथ अब मैं उसकी मंगेतर की हैसियत से बकायदा दिल्ली की ऊंची सोसाइटी में शामिल हो गई। मुसलमानों में तो 4 शादियां जायज हैं, लिहाजा ये कोई बुरी बात ना थी। यानी मजहब के नुक्ता निगाह से कि वो अपनी अनपढ़ अधेड़ उम्र की पर्दे की बूबू की मौजूदगी में एक तालीम याफ्ता लड़की से शादी करना चाहता था, जो 2-4 आदमियों में ढंग से उठ बैठ सके, और फिर दौलतमंद तबके में सब कुछ जायज है। ये तो हमारी मिडिल क्लास के कवानीन हैं कि ये ना करो वो ना करो। तवील छुट्टियों के ज़माने में फारूक ने भी मुझे खूब सैरें कराई। कलकत्ता, लखनऊ, अजमेर, कौन जगह थी जो मैंने उसके साथ ना देखी। उसने मुझे हीरे जवाहरात के गहनों से लाद दिया। अब्बा को लिख भेजती कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के हमरा टूर पर जा रही हूँ, या फला जगह एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुझे बुलावा आया है। लेकिन साथ ही साथ मुझे अपना तालीमी रिकॉर्ड ऊंचा भी रखना था। फाइनल इम्तिहान में मैंने बहुत ही खराब पर्चे किए और इम्तिहान खत्म होते ही मैं घर चली गई। उसी जमाने में दिल्ली में गड़बड़ शुरू हुई और फसादात का भूचाल आ गया। फारूक ने मुझे मेरठ खत लिखा कि तुम फौरन पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। मेरी पहले से ही ये इरादा था। अब्बा भी बेहद परेशान थे और यही चाहते थे कि मैं उन हालात में अब इंडिया में ना रहूं, जहां शरीफ मुसलमान लड़कियों की इज्जतें मुस्तकिल खतरे में है। पाकिस्तान अपना इस्लामी मुल्क है, उसकी बात ही क्या है। अब्बा जायदाद वगैरह की वजह से फिलहाल तर्क वतन ना कर सकते थे। मेरे भाई दोनों बहुत छोटे छोटे थे और अम्मा जान के इंतकाल के बाद अब्बा ने उनको मेरी खाला के पास हैदराबाद दक्कन भेज दिया था। मेरा रिजल्ट निकल चुका था और मैं 3rd डिवीजन में पास हुई थी। मेरा दिल टूट गया। जब बल्बों का जोर जरा कम हुआ तो मैं हवाई जहाज से लाहौर आ गई। फारूक मेरे साथ आया। उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि कारोबार की एक शाख पाकिस्तान में कायम करेगा और लाहौर उसका हेडक्वार्टर रखेगा। मुझे उसका मालिक बनाएगा और वहीं मुझसे शादी कर लेगा। वो दिल्ली से हिजरत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बाप बड़ी अहरारी ख्यालात के आदमी थे। प्लान ये था कि हम हर दूसरे महीने दिल्ली से लाहौर आते रहेंगे। लाहौर में अफरा तफरी थी, हालांकि एक से एक आला कोठी अलॉट हो सकती थी, मगर फारूक यहाँ किसी को जानता ना था। बहरहाल संत नगर में एक छोटा सा मकान मेरे नाम अलॉट करा के उसने मुझे वहां छोड़ दिया। मेरे दोस्त रात के लिए अपने एक दूर के रिश्तेदार कुनबे को मेरे पास ठहरा दिया, जो मुहाजिर होके लाहौर आए थे और मारे मारे फिर रहे थे। मैं जिंदगी की इस यकबक तब्दीली से इतनी हक्का बक्का थी कि मेरी समझ में न आता था कि क्या से क्या हो गया। कहाँ गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की वो भरपूर दिलचस्प रंगारंग दुनिया, कहाँ 1948 के लाहौर का वो तंगो तारीख मकान। गरीब उल वतनी, अल्लाहू अकबर। मैंने कैसे कैसे दिल हिला देने वाले जमाने देखे हैं। मैं इतनी खाली उल जहन हो चुकी थी कि मैंने तलाशे मुलाजिमत की भी कोई कोशिश ना की। रुपये की तरफ से फिक्र ना थी, क्योंकि फारूक मेरे नाम 10,000 रुपया जमा करा गया था। सिर्फ 10,000। वो खुद करोड़ों का आदमी था, मगर उस वक्त मेरी समझ में कुछ ना आता, अब भी नहीं आता। दिन गुजरते गए। मैं सुबह से शाम तक पलंग पर पड़ी फारूक के रिश्ते की खाला या नानी, जो कुछ भी वो बड़ी भी थी, उनसे उनकी हिजरत के मसाइब की दास्तान और उनकी साबिका इमारत के किस्से सुना करती। और
पान पे पान खाती या उनकी मैट्रिक में पढ़ने वाली बेटी की अलजबरा ज्योमेट्री सिखलाया करती। उनका बेटा फारूक की बराए नाम बिजनेस की देखभाल कर रहा था। फारूक साल में 5-6 चक्कर लगा लेता। अब लाहौर की जिंदगी रफ्ता रफ्ता नॉर्मल होती जा रही थी। उसकी आमद से मेरे दिन कुछ रौनक के कटते। उसकी खाला बड़े एहतिमाम से दिल्ली के खाने के लिए उसे तैयार करती। मैं माल के हेयर ड्रेसर के यहाँ जाकर अपने बाल सेट करवाती। शाम को हम दोनों जिमखाना क्लब जाते और वहाँ एक कोने की मेज पर बियर का गिलास सामने रखे फारूक मुझे दिल्ली के वाकियात सुनाता। वो बेतकान बोले जाता या फिर दफ्तान चुप होकर कमरे में आने वाली अजनबी सूरतों को देखता रहता। उसने शादी कभी कोई जिक्र नहीं किया। मैंने उससे कभी कहा भी नहीं। मैं अब उकता चुकी थी। किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ता। जब वो दिल्ली वापस चला जाता तो मैं हर 15वें दिन अपनी खैरत का खत और उसके कारोबार का हाल लिख भेजती और लिख देती कि अब की दफा आए तो कनॉट प्लेस या चांदनी चौक की फला दुकान से फला फला किस्म की साड़ियां लेते आए, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी साड़ियां नापैद थी। एक रोज मेरठ से चचा मियाँ का खत आया कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। जब अहमद ए मुरसल ना रहे कौन रहेगा। मैं जज्बात से वाकिफ नहीं हूं, मगर बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। उनकी मौत का मुझे सख्त सदमा हुआ। फारूक ने मुझे बड़े प्यार के दिलासे भरे खत लिखे तो जरा ढांढस बनी। उसने लिखा, नमाज पढ़ा करो, बहुत बुरा वक्त है, दुनिया पर काली आंधी चल रही है, सूरज 1.5 बलम पर आया चाहता है। पल का भरोसा नहीं। सारे कारोबारियों की तरह वो भी बड़ा सख्त मजहबी और तवस्सुम परस्त आदमी था। पाबंदी से अजमेर शरीफ जाता। नुजूमियों, रम्मालों, पंडितों, सयानों, पीरों, फकीरों, अच्छे और बुरे, शगुनों, ख्वाबों की ताबीर, गरज की, हर चीज का कायल था। 1 महीना नमाज पढ़ी, मगर जब मैं सजदे में जाती तो दिल चाहता खूब जोर जोर से हंसूं। मुल्क में साइंस की खवातीन लेक्चरारों की बड़ी जबरदस्त मांग थी। जब मुझे एक मकामी कॉलेज वालों ने बेहद मजबूर किया तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि टीचरी करने से मुझे सख्त नफरत थी। कुछ अरसे बाद मुझे पंजाब के एक दूर उफ्तादा जिले के गर्ल्स कॉलेज में बुला लिया गया। कई साल मैंने वहां काम किया। मुझसे मेरी तालिब इल्म लड़कियां अक्सर पूछती, हाय अल्लाह मिस तनवीर, आप इतनी प्यारी सी हैं, आप अपनी करोड़पति मंगेतर से शादी क्यों नहीं करती? इस सवाल का खुद मेरे पास कोई जवाब ना था। ये नया मुल्क था, नए लोग, नया मुशायरा। यहाँ किसी को मेरे माजी का इल्म ना था। कोई भी भला मानस मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन भले मानस खुश शक्ल, सीधे सादे, शरीफ जादे मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं क्या करती? दिल्ली के किस्से दिल्ली में रह गए और फिर मैंने तो ये देखा कि एक से एक हर्राफा लड़कियां अब ऐसी पारसा बनी हुई है कि देखा ही करिए। खुद एडिथ हरिराम और रानी खान की मिसाल मेरे सामने मौजूद है। अब फारूक भी कभी कभी आता। हम लोग इस तरह मिलते गोया 20 बरस की पुराने शादीशुदा मियाँ बीवी हैं, जिनके पास सारे नए मौजू खत्म हो चुके हैं। अब सुकून और आराम और ठहराव का वक्त है। फारूक की बेटी की हाल में दिल्ली में शादी हुई है। उसका लड़का ऑक्सफोर्ड जा चुका है। बीवी को मुस्तकिल दमा रहता है। फारूक ने अपने कारोबार की शाखें बाहर के कई मुल्कों में फैला दी है। नैनीताल में नया बंगला बनवा रहा है। फारूक अपने खानदान के किस्से, कारोबार के मुलामलात मुझे तफसील से सुनाया करता और मैं उसके लिए पान बनाती रहती। एक मर्तबा मैं छुट्टियों में कॉलेज से लाहौर आई तो फारूक के एक पुराने दोस्त सैयद वकार हुसैन खान से मेरी मुलाकात हो गई। ये भी अपने पुराने वक्त के अकेले थे और कुछ कमरू ना थे। दराज कद, मोटे ताजे, सियाह तवा ऐसे रंग। उम्र में
45 के लगभग, अच्छे खासे देवजात मालूम होते। उनको मैंने पहली मर्तबा नई दिल्ली में देखा था, जहां उनका डांसिंग स्कूल था। ये रामपुर के एक शरीफ घराने के इकलौते फर्जंद थे। बचपन में घर से भाग गए, सर्कस, कार्निवाल और थिएटर कंपनियों के मुल्कों मुल्कों में घूमे। सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, लंदन, जाने कहां कहां। अनगिनत कौमियातों और नस्लों की औरतों से वक्तन फवक्तन शादियां रचाई। उनकी मौजूदा बीवी उड़ीसा के एक मारवाड़ी महाजन की लड़की थी, जिसको ये कलकत्ते से उड़ा लाए थे। 12-15 साल कबल मैंने उसे दिल्ली में देखा था। सांवली सलोनी सी, पस्ता कद लड़की थी। मियाँ की बदसलूकियों से तंग आकर इधर उधर भाग जाती, लेकिन चंद रोज के बाद फिर वापस मौजूद। खान साहब ने कनॉट सर्कस की एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में अंग्रेजी नाच सिखाने का स्कूल खोल रखा था, जिसमें वो और उनकी बीवी और 2 एंग्लो इंडियन लड़कियां गोया स्टाफ में शामिल थी। जंग के जमाने में उस स्कूल पर खून बरसा। इतवार के रोज उनके यहाँ सुबह को जिम सेशन हुआ करते। एक मर्तबा मैं भी खुश वक्त के साथ वहां गई थी। सुना था कि वकार साहिब की बीवी ऐसी महासती अनसुईया की अवतार हैं कि उनके मियाँ हुक्म देते कि फला फला लड़की बहनापा गांठो और फिर उसे मुझसे मिलाने के लिए लेकर आ जाओ। और वो नेक वक्त ऐसा ही करती। एक बार वो हमारे होटल में आई और चंद लड़कियों के सर हुई कि उसके साथ 12 खंबा रोड कर जाकर चाय पिया जाए। तकसीम के बाद वकार साहिब बकौल शख्स से लुटा लुटा कर लाहौर आन पहुंचे और माल रोड के पिछवाड़े एक फ्लॉट अलॉट करवा कर उसमें अपना स्कूल खोल लिया। शुरू शुरू में कारोबार मंदा रहा। दिलों पर मुर्दनी छाई थी। नाचने गाने पर किससे होश था। उस फ्लैट में तकसीम से पहले आर्य समाजी हिंदुओं का म्यूजिक स्कूल था। लड़की के फर्श का हाल, पहलों में 2 छोटे कमरे, घुसल खाने और बावर्ची खाना, सामने लकड़ी की बालकनी और शिकस्ता हिलता हुआ जीना। हिंद माता संगीत महाविद्यालय का बोर्ड बालकनी के जंगले पर अब तक टेढ़ा टंगा हुआ था। उसे उतार कर वकार्स स्कूल ऑफ बॉलरूम एंड टेप डांसिंग का बोर्ड लगा दिया गया। अमेरिकी फिल्में रिसालों से तराश कर जेन केली, फ्रेड अस्टर, फ्रैंक सिनाट्रा, डोरिस डे वगैरह की रंगीन तस्वीरें हाल की बोसीदा दीवारों पर आवेजा कर दी गई और स्कूल चालू हो गया। रिकॉर्ड का थोड़ा सा जखीरा खान साहिब दिल्ली से साथ लेते आए। ग्रामोफोन, सेकेंड हैंड फर्नीचर फारूक से रुपया कर्ज लेकर उन्होंने यहाँ खरीद लिया। कॉलेज के मन चले लॉन्डो और नई दौलतमंद सोसाइटी की ताजा ताजा फैशनेबल बेगमात को खुदा सलामत रखे। 2-3 साल में उनका काम खूब चमक गया। फारूक की दोस्ती की वजह से मेरा और उनका भवज और जेठ का सा रिश्ता हो गया। वो अक्सर मेरी खैर खबर लेने आ जाते। उनकी बीवी घंटों मेरे साथ पकाने, रींदने, सीने पिरोने की बातें किया करती। बेचारी मुझसे बिल्कुल जिठानी वाला शफकत का बर्ताव करती। ये मियाँ बीवी लावल्द थे। बड़ा उदास, बेरंग, बेतुका सा गैर दिलचस्प जोड़ा था। ऐसा लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। कॉलेज में एक नई अमरीकी पलट नक्चड़ी प्रिंसिपल से मेरा झगड़ा हो गया। अगर वो सेर तो मैं सवा सेर। मैं खुद अबुल हसन ताना शाह से कौन कम थी। मैंने इस्तीफा कॉलेज कमेटी के सिर पर दे मारा और फिर संत नगर लाहौर वापस आ गए। मैं पढ़ाते पढ़ाते उकता चुकी थी। मैं कोई वजीफा लेकर पीएचडी के लिए बाहर जा सकती थी, मगर इस इरादे को भी कल पर टालती रही। कल अमेरिकनों के दफ्तर जाऊंगी जहां वो वजीफे बांटते हैं। कल ब्रिटिश काउंसिल जाऊंगी। कल एजुकेशन मिनिस्ट्री में स्कॉलरशिप की दरख्वास्त भेजूंगी। मजीद वक्त गुजर गया। क्या करूंगी कहीं बाहर जाकर?
कौन से गढ़ जीत लूंगी, कौन से कद्दों में तीर मार लूंगी। मुझे जाने किस चीज का इंतजार था, मुझे मालूम नहीं। इस दौरान मैं एक रोज वकार भाई मेरे पास हवास बाख्ता आए और कहने लगे, तुम्हारी भाभी के दिमाग में फिर सौदा उठा, वो वीजा बनवाकर इंडिया वापस चली गई हैं और अभी ना आएंगी। ये कैसे? मैंने जरा बेपरवाही से पूछा। उनके लिए चाय का पानी स्टोव पर रख दिया। बात यह हुई कि मैंने उनको तलाक दे दी। उनकी जबान बहुत बढ़ गई थी, हर वक्त टर 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 टर। फिर उन्होंने सामने के खड़े पलंग पर बैठकर खालिश शौहरों वाले अंदाज में बीवी के खिलाफ शिकायत का एक दफ्तर खोल दिया और खुद को बेकसूर और हक बजानिब साबित करने की कोशिश में मशरूफ हो गए। मैं बेपरवाही से ये सारी कथा सुन रही थी। जिंदगी की हर बात इस कदर बेरंग, गैर अहम, गैर जरूरी और बेमाना थी कि कुछ अरसे बाद वो मेरे यहाँ आकर बड़बड़ाए, नौकरों ने नाक में दम कर रखा है, कभी इतना भी तुमसे नहीं होता कि आकर जरा भाई के घर की हालत दुरुस्त कर जाओ। नौकरों के कान उमेट हो, मैं स्कूल भी चलाऊं और घर भी। उन्होंने इस अंदाज से शिकायतन कहा, गोया उनके घर का इंतजाम करना मेरा फर्ज था। चंद रोज बाद में मैं अपना सामान बांधकर वकार साहिब के कमरों के मुंतकिल हो गई और नाच सिखाने के लिए उनकी असिस्टेंट भी बन गई। उसके महीने भर बाद पिछले इतवार को वकार साहिब ने एक मौलवी बुलवाकर अपने 2 चिरकुटों की गवाही में मुझसे निकाह पढ़वा लिया। अब मैं दिन भर घर के काम में मसरूफ रहती। मेरा हुस्न और जमाल माजी की दास्तानों में शामिल हो चुका था। मुझे शोर और शगफ, पार्टियां, हंगामे मुतल्लक पसंद नहीं, लेकिन घर में हर वक्त चाचा और कल्पसो और रॉक एंड रोल का शोर मचा रहता है। बहरहाल यही मेरा घर है। मेरे पास इस वक्त कई कॉलेजों में केमिस्ट्री पढ़ाने के ऑफर हैं, मगर भला खानादारी के धंधों से कहीं फुर्सत मिले तब तो। नौकरों का ये हाल है कि आज रखो कल गायब। मैंने ज्यादा की तमन्ना कभी नहीं की, सिर्फ इतना ही चाहा कि एक औसत दर्जे की कोठी हो, सवारी के लिए मोटर, ताकि आराम से हर जगह जा सके। हम चश्मों में बेइज्जती ना हो, 4 मिलने वाले आए तो बिठाने के लिए करीने का ठिकाना हो, बस। इस वक्त हमारी 1,500-2 हजार माहवाह आमदनी है, जो 2 मियाँ बीवी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। इंसान अपनी किस्मत पर काने हो जाए तो सारे दुख आपसे आप मिट जाते हैं। शादी कर लेने के बाद लड़की के सर के ऊपर छत सी पड़ जाती है। आजकल की लड़कियां जाने किस रौ में बह रही हैं, किस तरह ये लोग हाथों से निकल जाती हैं। जितना सोचूं अजीब सा लगता है और हैरत होती है। मैंने तो कभी किसी से फ्लर्ट तक ना किया। खुश वक्त फारूक और उस सियाह फाम देवजात के अलावा जो मेरा शौहर है, मैं किसी चौथे आदमी से वाकिफ नहीं। मैं शदीद बदमाश तो नहीं थी, ना मालूम मैं क्या थी और क्या हूं। रिहाना, सादिया, प्रभा और ये लड़की जिसकी आंखों में मुझे देखकर दहशत पैदा हुई, शायद वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह मुझसे वाकिफ है। अब खुश वक्त को याद करने का फायदा क्या है? वक्त गुजर चुका, जाने अब तक वो ब्रिगेडियर मेजर जनरल बन चुका हो, आसाम की सरहद पर चीनियों के खिलाफ मोर्चा लगाए बैठा हो, या हिंदुस्तान की किसी हरी भरी छावनी के मेस में बैठा मूंछों पर ताव दे रहा हो और मुस्कुराता हो। शायद वो कब का कश्मीर के महाज पर मारा जा चुका हो, क्या मालूम। अंधेरी रातों में मैं आंखें खोले चुपचाप पड़ी रहती हूँ। साइंस ने मुझे आलम ए मौजूदात के बहुत से राजों से वाकिफ कर दिया। मैंने केमिस्ट्री पर अनगिनत किताबें पढ़ी हैं, पहरों सोचा है, पर मुझे बहुत बड़ा डर लगता है। अंधेरी रातों से मुझे बड़ा डर लगता है। खुशवक्त सिंह,
खुश वक्त से तुम्हें अब मुझसे मतलब। ये एक बेहद खूबसूरत कहानी है जिसमें एक लड़की के जीवन में किस तरह अलग अलग पुरुष आते हैं, पर वो अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाती है, पर वो अपने मजहब, अपने स्वाभिमान को चुनती है। ये फैसले उसकी जिंदगी में किस तरह से क्या परिवर्तन लाते हैं, ये कहानी बखूबी बताती है। आपका इस कहानी पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।